औरंगजेब कुल 88 साल की उम्र तक जिंदा रहा। उसने अपने कई बच्चों की मौतें देखी। अंतिम समय में वो बहुत कमजोर और बीमार था। उसे एहसास हो चुका था कि मुगल शासन का अंत नजदीक है, जिसके बीज खुद उसने ही बोए थे। कहा जाता है कि मरते वक्त उसके आखिरी शब्द थे, आजमा फसाद बक, यानी मेरे बाद बस फसाद ही फसाद है। मैं इस दुनिया में अजनबी आया, अजनबी ही जा रहा हूं। औरंगजेब ने अपने अंतिम शब्दों में फसाद की बात अपने साम्राज्य को लेकर बेटों के बीच लड़ाई के लिए कहा था। लेकिन आज के दौर में भी उसके नाम पर फसाद जारी है। देश की सियासत बार बार उसके जिक्र के साथ सुलग उठती है। नागपुर हिंसा को लेकर अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। 17 मार्च की शाम नागपुर के महल इलाके में क्या हुआ? अब एक एक साजिश से पर्दा उठ रहा है। कैसे दंगाइयों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। दंगाइयों की भीड़ ने कुछ महिला पुलिसकर्मियों के कपड़े फाड़ने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके। दर्जनों वाहनों में आग लगा दी। अब नागपुर पुलिस दंगाइयों पर तगड़ा एक्शन ले रही है। लेकिन सवाल है, नागपुर ही क्यों? नागपुर में ही हिंसा क्यों भड़की, जबकि औरंगजेब की कब्र से नागपुर 500 किलोमीटर दूर है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर कोई प्रयोग? प्री प्लान्ड होता तो वो वेपन्स उस तरह के यूज करते। अगर इसमें है ऐसा तो सोशल मीडिया पे क्या क्या हुआ, वही हमारी चीज चल रही है अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन, कि इसमें प्री प्लान था तो इसमें क्या क्या कंटेंट्स थे। और हो सकता है वो प्री प्लान हो तो उसका कम से कम हमको इन्वेस्टिगेशन में वो ढूंढना पड़े, तभी उसके बेसिस में मैं बोल पाऊंगा कि हाँ इसमें इस तरह का इश्यूज इन्वॉल्व दिख रहे हैं। पुलिस साफ साफ बोल रही है कि हिंसा के पीछे कोई साजिश है। पुलिस ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि पुलिस को कई भड़काऊ मैसेज मिल रहे हैं। ये अफवाह फैलाई गई है कि मुसलमानों के धार्मिक चिन्ह को आग लगाई गई है, औरंगजेब की कब्र तोड़ दी गई है। प्रदर्शन करना किसी के खिलाफ आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मुसलमानों की कलमे की चादर को जलाना ये कहाँ की बात हुई? वहाँ पर जो है कलमे की चादर को जलाई गई, जिसमें हमारे कुछ बंदों ने जाके विरोध किया और उसके बाद में प्रकरण सामने आया और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज सिर्फ एक पक्ष के ऊपर किया, जबकि वो शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ बैठकर सिर्फ ये डिमांड रख रहे थे कि जिन्होंने कलमे की चादर जलाई उनको अरेस्ट करो और उनको लेकर आओ। सवाल ये है कि क्या जानबूझकर ऐसी बातें फैलाई गई? अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि दंगों की पटकथा कौन लिख रहा था। आजकल देखिए सभी चीज जो मैसेज है वो सोशल मीडिया पे दिया जाता है, उसी पे स्प्रेड किया जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी जो 27 नंबर की FIR है, पहले जो वीडियो बनाया गया प्रोटेस्ट का उसको डॉक्टर किया गया और वो सोशल मीडिया के माध्यम से ये स्प्रेड किया गया। इसमें सबसे पहले कह सकते हैं कि जो ओपन मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, जिसको हमने स्टडी किया। लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण रोल है व्हाट्सएप का, वो जब उनके मोबाइल से हम लोग जब्त करेंगे तब हम उसको स्टडी कर पाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार PM नरेंद्र मोदी नागपुर में RSS मुख्यालय जाने वाले हैं। 30 मार्च को उनके दौरे की तारीख तय हो गई है। नागपुर में PM मोदी संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ भी मंच साझा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले औरंगजेब के नाम पर शहर में हिंसा भड़क जाती है। इसलिए सवाल यह भी है कि क्या ये दंगे पूर्व नियोजित थे? अब जांच एजेंसियां सारी कड़ियों को जोड़कर इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हैं कि नागपुर में ही हिंसा क्यों भड़की। बहुत से लोग औरंगजेब को पीर फकीर का दर्जा देते हैं। उनका यह भी दावा रहता है कि औरंगजेब ने अपनी मौत के बाद कब्र पर आने वाले खर्चे का इंतजाम भी खुद की मेहनत से कमाए पैसों से किया था। लेकिन कई लोगों का मानना है कि औरंगजेब कट्टर धर्मांध था और तलवार के बल पर गैर इस्लामिक नागरिकों को प्रताड़ित करता था। उसके आदेश पर देश भर में हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं पर धर्म को पालन करने के लिए जजिया कर जैसे टैक्स थोपे गए, सिखों के गुरु का कत्ल किया गया, 10वें सिख गुरु के बेटों को दीवार में चुनवा दिया गया। इन सब धारणाओं के कारण औरंगजेब का किरदार जनता के तराजू में हमेशा ही प्रेम और नफरत के बीच तौला जाता रहा है। उसका समर्थन करने वाले लोग हैं तो उसका विरोध करने वाले लोग कहीं ज्यादा। इतिहास के झरोखों में झांका जाए तो औरंगजेब पर आरोप बहुत है। अलग अलग इतिहासकारों ने लिखा है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में सिख गुरु तेग बहादुर का सर कटवाया, दशमेश गुरु गोविंद सिंह के बेटों को दीवार में चुनवाया, शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज की निर्ममता से हत्या करवाई, हिंदुओं पर भेदपूर्ण भाव रखते हुए जजिया कर लगवाया, देश भर में हिंदुओं के सबसे पवित्र मंदिरों को तोड़वाया। औरंगजेब की गिनती सभी मुगल शासकों में सबसे क्रूर और विवादास्पद बादशाह के तौर पर की जाती है। औरंगजेब मुगल काल का ऐसा शासक था भारतीय इतिहास में कि जिसने प्रारंभ से ही अपनी क्रूरता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया था। वो शासक बना,
मुगल काल का, उसके पहले शासक बनने से पहले उसने परिवार से ही स्टार्ट किया। जो उसने वैमनस्यता उसके अंदर थी, सबसे पहले अपने पिता को जेल में डाला, भाइयों की हत्या की। उसकी क्रूरता यहीं तक नहीं रुकी, हिंदुओं पे तो जजिया कर था ही, उसने मुस्लिमों पर भी जजिया कर लगाया। 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब की तरफ से जारी किए गए शासन आदेश के अनुसार औरंगजेब ने अपनी सल्तनत के सभी 21 सूबों में, जिनमें काशी और मथुरा भी शामिल थे, सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए। शिक्षा केंद्रों को भी नष्ट करने का फरमान जारी किया। औरंगजेब के इस आदेश का जिक्र उसके दरबारी लेखक मोहम्मद सफी मुस्तईद खान ने अपनी किताब मासिर-ए-आलमगीरी में भी किया है। 1965 में प्रकाशित वाराणसी गजेटियर की पृष्ठ संख्या 57 पर भी इस आदेश का उल्लेख है। इतिहासकारों का मानना है कि इस आदेश के बाद गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर, अहमदाबाद का चिंतामणि मंदिर, बीजापुर का मंदिर, वडनगर का हथेश्वर मंदिर, उदयपुर में झीलों के किनारे बने 3 मंदिर, उज्जैन के आसपास के मंदिर, चित्तौड़ के 63 मंदिर, सवाई माधोपुर में मलारना मंदिर, मथुरा में राजा मानसिंह द्वारा 1590 में निर्माण कराए गए गोविंद देव मंदिर समेत देश भर में सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर ध्वस्त करा दिए। औरंगजेब का जो चरित्र है वो शुरू से इतिहास में भी विवादित है। उसके बारे में कुछ चीज़ें बड़ी साफ हैं कि उसने अपने पिता को कैद करके शाहजहाँ को कैद किया, अपने भाइयों को मारा, दारा शिकोह को, मुराद को, उनको गद्दी के लिए। और इतिहासकारों की भी राय इसमें बटी हुई है। कुछ इतिहासकारों का एक समूह है, जदुनाथ सरकार, पियानो या अंग्रेजी इतिहास का एलियट डाउसन, इन्होंने कुछ तथ्य दे करके स्थापित करने की कोशिश की औरंगजेब बड़ा अत्याचारी क्रूर शासक था और वो एंटी हिंदू था, यानी हिंदू हंता था। मंदिरों को तोड़ा उसने और पूरी उसकी जो लड़ाई थी, पूरा उसका निजाम था वो मुस्लिम परस्ती का था और हिंदुओं के खिलाफ था। औरंगजेब के काल में हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर का भी बार बार जिक्र मिलता है। हिंदुओं को अपने धार्मिक रीति रिवाज पालन करने के लिए टैक्स देना पड़ता था, जिसे जजिया कर कहा गया। जवाहरलाल नेहरू ने भी 1946 में प्रकाशित अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को एक धर्मांध और पुरातन पंथी शख्स के रूप में पेश किया है। हालांकि महात्मा गांधी ने 1931 में लंदन में दिए गए एक भाषण में अंग्रेजों को संबोधित करते हुए कहा था कि औरंगजेब के शासन में कभी दंगा नहीं हुआ। अमेरिकी लेखिका ऑड्री ट्रस्की ने अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखा है कि औरंगजेब ने अगर होली पर सख्ती दिखाई तो मुहर्रम और ईद पर भी सख्ती का प्रदर्शन किया। अकबर के बाद सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला बादशाह था औरंगजेब। कई लोगों का ये मानना है कि उसका चित्रण जैसा बताया जाता है वो वैसा नहीं था। औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी थी, ये बात सच है। लोग ऐसा करते थे, राजा लोग क्या बड़े राजा छोटे राजा को नहीं मारते थे, आता नहीं करते थे, उनके औरतें नहीं छीन लेते थे, संपत्ति नहीं हड़प लेते थे। केवल ये टारगेट करना गलत बात है। और औरंगजेब हमारी नज़र में धर्मनिरपेक्ष आदमी है। वो आदमी ने इस देश के ऊपर, अखंड भारत के ऊपर 52 साल राज किया। अगर वो जातिवाद अगर होता तो 52 साल कोई बादशाह राज इस देश पे नहीं कर सकता। औरंगजेब का इतिहास मजहबी कट्टरता के आरोपों से घिरा है। यही वजह है कि उसका जिक्र हमेशा विवादों की लंबी श्रृंखला लेकर आता है। इस्लाम में कब्र को लेकर कहा गया है कि कब्र खुली और कच्ची होनी चाहिए। वो ऐसी होनी चाहिए जो मिट्टी से ढकी रहे और उसके ऊपर कोई गुंबद या छत न हो। औरंगजेब ने अपने अंतिम वसीयत में ऐसी ही कब्र बनाने का आदेश दिया था। जिस दौर में मुगलिया सल्तनत के शाही लोगों के ताजमहल और हुमायूं टूम जैसे बड़े बड़े मकबरे बनाए जाते थे, उस दौर में औरंगजेब ने सादा कब्र का आदेश दिया था। आज भी औरंगजेब की कब्र खुली है, उसके ऊपर एक हरा पौधा है। उसकी मौत के बाद दूसरे शासकों ने और फिर अंग्रेजों ने आसपास पक्का निर्माण करवा दिया था, लेकिन खुले में बनी शहंशाह की कब्र आज भी औरंगजेब के शासन का प्रतीक बनी हुई है, जिसे हटाने की मांग कई संगठनों की तरफ से उठाई जा रही है। लेकिन क्या यह संभव है? महाराष्ट्र के खुलदाबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र को लेकर देश का माहौल गर्मा गया है। हिंदू संगठनों ने इस मकबरे को हटाने की मांग उठाई है और अब ये मांग सियासत का केंद्र बन चुकी है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही औरंगजेब की कब्र हटाने के समर्थन में बयान दे चुके हैं। या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही, हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे। तर या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। नागपुर दंगों के बाद की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। वहीं एएसआई ने कब्र को पूरी तरह से कवर कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार औरंगजेब की कब्र को हटा सकती है? औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित खुलदाबाद शहर में है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली पर हुकूमत करने वाले औरंगजेब को खुलदाबाद में क्यों दफनाया गया? दरअसल खुलदाबाद में ही औरंगजेब के पीर सैयद जैनुद्दीन की मजार है। औरंगजेब ने मरने से पहले वसीयत की थी कि उसे सूफी संत सैयद जैनुद्दीन के पास ही दफनाया जाए, इसीलिए खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र मौजूद है। औरंगजेब की ये कब्र आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित स्मारक है। दस्तावेज बताते हैं कि 11 दिसंबर 1951 को इसे गैजेट नोटिफिकेशन के तहत संरक्षित किया गया था। 1958 में संशोधन के बाद इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में शामिल किया गया। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट यानी AMASR एक्ट के सेक्शन 19 के मुताबिक किसी भी संरक्षित स्मारक को बिना अनुमति हटाना गैर कानूनी है। इसका उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, यानी महाराष्ट्र सरकार ASI की सूची से इसे हटाए बिना इस मकबरे को हटा नहीं सकती। औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए राज्य सरकार को संस्कृति मंत्रालय से अनुरोध करना होगा। अगर मंत्रालय इसे संरक्षित स्मारकों की सूची से हटा देता है तो फिर इसे हटाया जा सकता है। सरकार की जो विल पावर है वो महत्वपूर्ण होती है, ये सरकार को तय करना है। उसमें टेक्निकल मामला बहुत नहीं है। ASI का मसला है, जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि वो ASI में लिस्टेड है, तो ये तो सरकार के पास है, वो उसको डीलिस्ट भी कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार मौका आया है जिसमें जो संरक्षित स्मारक होते हैं उसको डीलिस्ट किया जा सकता है। अब सरकार को देखना है या उन नुमाइंदों को देखना है कि क्या उसको डीलिस्ट करना उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्या उस कब्र को हटाना उनके लिए फ़ायदेमंद है, किसकी राजनीति में वो प्रासंगिक हो सकते हैं, किसको फ़ायदा दे सकते हैं, वही तय करेगा कि वहाँ औरंगजेब की कब्र रहे या ना रहे। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। 1973 से यह मकबरा महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की संपत्ति भी घोषित है, यानी ASI की सूची से हटने के बाद भी इसे वक्फ संपत्ति से हटाने के लिए सरकार को अलग कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। सियासी गलियारों में गर्माहट तेज है, लेकिन कानून अपनी जगह खड़ा है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और क्या महाराष्ट्र में इस विवाद का कोई ठोस समाधान निकल पाएगा या नहीं। औरंगजेब की ऐतिहासिक विरासत पर बहुत विवाद है। उसके शासनकाल के वर्णन अत्याचारों की कई गाथाओं से भरे हैं। उसकी धार्मिक असहिष्णुता और क्रूरता ने ऐसे स्थायी चिन्ह छोड़े जिन पर आज भी लड़ाई होती रहती है। इतिहास में औरंगजेब की जगह हमेशा एक विभाजनकारी बादशाह के तौर पर दर्ज रहती है। औरंगजेब का नाम भले ही इतिहास में शासक के तौर पर दर्ज हो, लेकिन भारत में इस नाम पर दो मत हैं। एक वो जो उसे हीरो मानता है, वहीं दूसरा वो जो धार्मिक क्रूरता की वजह से उसे शत्रु भाव से देखता है। तकरार इन्हीं दोनों मतों का है। औरंगजेब का नाम राजनीति और समाज में विवाद का प्रतीक बन चुका है। जो भी समाज कंटक जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आम जनता के ऊपर हमला किया है, माँ बहनों पर अत्याचार किया है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पत्थर फेंके हैं, हथियार से हमला किया है, उनको बिल्कुल महाराष्ट्र में बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। जो भी औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करेगा, चाहे उसमें कोई ट्रस्ट हो, व्यक्ति हो, सरकार हो, उसको मैं अपने गांव सिखेड़ा जनपद लक्ष्मीनगर मुजफ्फरनगर में
5 बीघा जमीन दूंगा, ताकि हमारे महापुरुषों की, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप या जो भी हमारे अन्य और जो भगवा रक्षक ध्वज को जिन्होंने लेकर के अलग जगह है, उनका म्यूजियम बने। उसी कड़ी में 11 लाख रुपए और दान भी दूंगा। जब औरंगजेब चला गया, उसका शासक चला गया, उसका नामो निशान मिट गया, तो उसकी कब्र पर मेला क्यों लगना? जिन सब लोगों ने हिंदुस्तान में इस प्रकार के कृत्य किए हैं, कुकृत्य किए हैं, ऐसे सब लोगों को महिमा मंडित क्यों करना? औरंगजेब को लेकर विवाद आज का नहीं है। पिछले कुछ सालों में कई घटनाओं ने इस नाम को सुर्खियों में रखा। 4 जून 2023 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में जुलूस के दौरान औरंगजेब के पोस्टर लहराने पर 4 लोग गिरफ्तार किए गए। 12 मई 2022 को AIMIM नेता अकबर उद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब के मकबरे पर जाकर जियारत की, जिस पर तब की शिवसेना ने नाराजगी जताई। मई 2022 में दिल्ली में बीजेपी ने औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखने की मांग उठाई। सितंबर 2015 में दिल्ली के ओखला के कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने पुश्ता रोड का नाम बदलकर औरंगजेब रोड कर दिया। 2015 में महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद ने एक अधिकारी को औरंगजेब की औलाद कहा, जिसको लेकर उस वक्त काफी बवाल हुआ था। राजनीति और चुनावों में औरंगजेब फैक्टर काम करता रहा है, चाहे चुनाव देश के हों या महाराष्ट्र के। औरंगजेब का नाम दोनों ही विचारधारा के लोगों द्वारा लगातार लिया जाता रहा है। शिवसेना UBT के नेता भले ही आज औरंगजेब की कब्र को शौर्य का प्रतीक बता रहे हों, लेकिन पिछले साल तक वो PM मोदी की तुलना औरंगजेब से ही कर रहे थे। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? जिन्हें संभाजी महाराज के नाम पर आपत्ति है, जिन्हें उनके हत्यारे में अपना मसीहा दिखता है, ये लोग महाराष्ट्र और मराठी स्वाभिमान के खिलाफ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के वर्सोवा में प्रचार के दौरान 10 नवंबर को असदुद्दीन ओवैसी ने डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस पर मुसलमानों को डराने धमकाने का आरोप लगाया था। इसका जवाब फडणवीस ने अपने ही अंदाज में दिया था। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। इतिहास में औरंगजेब का मूल्यांकन अलग अलग दृष्टिकोणों से किया जाता है। कुछ लोग उसे एक क्रूर शासक मानते हैं तो कुछ एक कुशल प्रशासक। लेकिन भारत में हर बार जब भी ये नाम सामने आता है, विवाद खड़ा हो ही जाता है।